ओके सो अभी सबसे पहले मतलब मैंने क्या किया था, क्विक सब लोग जो भी लोग नए पुराने, क्विक रिवीजन। ठीक है, दो चीजें थी अपना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसके अंदर का एंगल कितना था, थीटा। तो मुझे तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कैसे करते थे हम लोग, बी को क्या करते थे, शिफ्ट, बी को शिफ्ट करते, फिर बी साइन थीटा बी कॉस थीटा करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता था, याद करो कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और अब b को शिफ्ट करेंगे ऐसे और ये रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान में रखना, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा जरूरत किसकी पड़ती है, टेल हेड रिजल्टेंट। ठीक है, और ये एंगल था अल्फा, तो यहां पे जो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तेरे यहाँ पे दोस्त कौन है, ये है? तो भाई दोस्त का थोड़ा सा वीडियो देता, पूछता उसको कि कितना, कुछ भी इसने बोला नहीं तुझे कुछ करने के लिए, बोला था एक ही बार बोला था, कैसा दोस्त है। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब मैंने क्या बोला था, ये लिखते लिखते आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन कैसा था इसका, आप फटाफट करोगे तो कोई बोलेगा सर एकदम डेरिवेशन एकदम सिंपल था सर, यहाँ से ऐसा ऐसा करने का था, थीटा इधर था, तो यहाँ पे ये बी था इसकी लेंथ, तो ये क्या था, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, फिर ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर करके अंडर रूट करके आंसर होता था, राइट। ये अपन ने पहले किया था। इसके बाद मैंने एक सिंपल चीज बोली थी कि सपोज मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके अंदर ये एंगल जो है वो तो एक्यूट है, बट इसके अंदर का एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो अपने तीन चीजें होती थी, एंगल थीटा है सपोज, तो रिजल्टेंट कैसे होता था, इतना ध्यान में रखना, रिजल्टेंट वेक्टर बीच में होगा कहीं पे, बराबर। इन शॉर्ट जब फिजिक्स में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगाए गए, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कहां पे होगा, इन बिटवीन, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहीं तो बीच में कहीं तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, तो रिजल्टेंट के तीन ऑप्शंस थे, कौन से, एक जो रिजल्टेंट का जो एंगल था इसके साथ, वो क्या था, एक्यूट, मतलब जैसे रिजल्टेंट का एंगल है एक्यूट एंगल है। रिजल्टेंट का एंगल कितना होता था, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 ऐसे, और रिजल्टेंट ऑब्ट्यूज इसके साथ। तीन ऑप्शन होते थे, वो देखना पड़ेगा आपको ड्रॉ वगैरह करके, कैसा करके। ठीक है, इतना अपना हुआ था पहले दो लेक्चर्स में। फिर तीसरे लेक्चर में क्या किया था अपन ने, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, मतलब 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स 5 वेक्टर्स 6 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम डायग्राम कैसे बना देते, कॉन्करेंट, बट हमेशा रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करते थे हम लोग, टेल हेड। तो जो पॉलीगॉन एंड कंपोनेंट वगैरह जो पढ़ा था, उसके बाद अलग अलग, अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अभी एक काम करो, इसका ऑब्जेक्टिव लेवल 2 खोलो। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के अपन ने पहले 5-6 क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे, कुछ किया ही नहीं था। चलो, तो पहले काम करो, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, करो, ट्राई मारा होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1। अरे सब तुक्के मत मारो यार। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे तो आप लोग सबसे पहली चीज, सब लोग यहाँ पे देखो, तुम दोनों मतलब ऐसे ही देखो, बाद में कनेक्ट हो जाएगा हर एक चीज, ठीक है, जब लेक्चर वगैरह देखने के बाद। अब द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, क्या लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, पहले तो डायग्राम बना के दिया ना इन लोगों ने, वो बाद में जेई नीट में बना के नहीं देंगे, ठीक है। अब द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इसका मतलब पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे भाई, ये ए वेक्टर, अब इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो ये तो भाई रिजल्टेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को जरूरत किसकी पड़ती है, टेल हेड। तो ये ए वेक्टर रिजल्टेंट है, तो बी कैसे होगा, अरे ऐसे ही होगा ना, तो पहले तो बी ऐसे होगा, तो पहले सबने ये डायग्राम बनाया क्या,
और ये क्या था, टेल हेड, पहले का टेल लास्ट वाले का रिजल्टेंट। ये कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ, टेल हेड। बट अपने को एक्चुअल में जो फिजिक्स में ड्रॉ करना होता है वो क्या करना होता है, मतलब बी को क्या करना होता है, शिफ्ट। जो भी तो ये पहले निकाल देते हैं अपन, वो शिफ्ट कर लेंगे बाद में, जो इधर डायग्राम में दिखाया भी है। अभी नेक्स्ट क्या चीज है, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इफ इज हाफ ऑफ किसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा दिया है बराबर। मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने एल पकड़ा तो ये चीज कितना हो जाएगा, l/2। अरे ऐसा हो जाएगा ना। अब ये l/2 नाइट एंगल, तो ये एंगल कितना होता है वैसा, हाँ नहीं कितना, याद करो 30, 60, 90 का ही ट्रायंगल है। तो मैंने सपोज इसको बीटा, चलो इस एंगल को बीटा वो करता हूं, तो व्हाट इज साइन बीटा, कितना हुआ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो l/2 अपॉन l मतलब कितना, l/2 अपॉन क्या l मतलब कितना 1/2। तो साइन बीटा 1/2 होगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितना 30 डिग्री। भाई साइन 30 इज हाफ। अरे वो टेबल भी पहले लेक्चर में बना के दिया था ना, जो बचपन से पढ़ते हैं आप लोग। तो साइन 30 इज हाफ, तो बीटा 30 डिग्री है। तो इसमें बी वेक्टर को कहां पे शिफ्ट करेंगे हम, ऐसे। तो ये बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल चाहिए, तो वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट। तो अब मुझे बताओ ये एंगल जो है वो 30 डिग्री आया है, तो ये एंगल कितना होगा फिर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट, रूल था ना। हाँ तो ये कितना था फिर, 1 क्या 180 माइनस 30 विच इज 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मेरा आंसर है। सबको समझ में आया। तो क्वेश्चन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो गया। किसका आया था एक आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। ओके अब देखो, अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। अब सब लोग सुनो एक चीज। अब जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी सी वेक्टर, बराबर। मतलब सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और फिर आप देखते हो कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी है। अब कभी ध्यान रखना, ए वेक्टर इक्वल टू 4 कभी नहीं लिखना है। इधर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, सिंपली ए लिखो। ए का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ए वेक्टर जो है ना उसकी लेंथ इज 4, द बी का लेंथ इज 5 एंड सी का लेंथ, सी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, द लेंथ इज √61। अब मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके थे, क्या, वो शिफ्ट मेथड और दूसरा क्या, फॉर्मूला। अब आप देखोगे इसमें पहले किसी को नहीं समझ स्ट्राइक हो रहा है कि क्या लगाना है, तो दोनों चीज ड्रॉ करके कर सकते हो। बट अब यहाँ पे आप देखोगे भाई सी वेक्टर का है और आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बस ये चीज लगाना है, जिसमें अपने को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना दिया है, √61। ये कितना है, √4² मतलब कितना 16, b² मतलब 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या cos थीटा। डायरेक्टली आपको रूट क्या मतलब निकाल दो, तो cos थीटा जो आ जाएगा ये 61, ये आप ऐड करोगे तो कितना है, देखो 41 प्लस 20 cos थीटा। 61 माइनस 41 कितना 20। तो आप एक्चुअल में देखोगे तो cos थीटा जो वैल्यू आई वो आई 1/2। देखो ना, ये तो मैथ्स है। अब cos थीटा 1/2 आया तो थीटा कितना आया, cos 60 इज हाफ ना। अरे समझ में आया क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 किसका हुआ है, 4 5 6। उसके बाद ना तब तक तू जो है
क्वेश्चन नंबर लेवल 1 जो है, हाँ ये ओके, तो आगे का देखा आई कैप जी का वगैरह सब कुछ सब थोड़ा बहुत देखा। हाँ तो एक काम कर, लेवल 1 का सब्जेक्टिव लेवल 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हुआ है 4-5 क्वेश्चन। हाँ क्या हो गया था लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, लेकिन 9 हुआ निकाल और बताओ मुझे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है? नहीं तुमको तो भाई, तुझे तो वैसे ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड वगैरह सब पता है कि नहीं? नहीं पता, कुछ भी थोड़ा सा पता है उससे तो ठीक है। वो अच्छे देखो, हाँ हाँ नहीं पहले 3 पे है ना भाई, 3 तो करो पहले। ओके क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक सिंपल चीज सीधे, मतलब आपने बचपन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब एक्चुअली आप देखो, चलो सुनो पहले, हम लोग ना एक बार ये चीज लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? रिजल्टेंट। तो ये था अपना रिजल्टेंट वेक्टर, बराबर। इसको ट्रायंगल के हिसाब से ड्रॉ करना है, तो कैसे करते थे हम लोग? ये मेरा सपोज ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर है। कोई बोलेगा सर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यही तो पॉसिबिलिटीज है ना। और कोई बोलेगा सर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ये सारे पॉसिबिलिटीज मैंने दिखा दिए। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ड्रॉ किया है, रिजल्टेंट कैसे होगा इसमें? हर एक में इसमें रिजल्टेंट ये होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए प्लस बी। इधर ये ए प्लस बी, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? जो रेड में है वो ए प्लस बी। ये वेक्टर है, ऐसा लिखा है। जब हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसका लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और वही सब है लिखा हुआ। तो बचपन में ना एक चीज पढ़ी होगी कभी, मुझे बताओ ये कब होता है? मॉड ऑफ ए प्लस बी, मैं इधर लिखता हूं, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ये कब होगा बताओ मुझे? दोनों जब क्या हो गए? स्ट्रेट लाइन में। ये मॉड ए, ये मॉड बी, और ये क्या होगा? मॉड ऑफ क्या? ए प्लस बी। व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, पढ़ा है ना। तो ये जो चीज पॉसिबल कब है? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? दिस नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कब पॉसिबल है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0, तब ही पॉसिबल है। बाकी इसमें अपने ट्रायंगल का रूल पढ़ा है क्या कभी? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ये पढ़ा है। तो सम ऑफ मतलब लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ, तो बेसिकली मॉड ऑफ ए प्लस बी, द सम द थर्ड साइड का जो लेंथ होता है, इट इज ऑलवेज व्हाट? लेस देन मॉड ऑफ क्या? ए प्लस मॉड ऑफ बी, मतलब सम ऑफ टू साइड्स, ऑलवेज लेस देन। इक्वल टू कब होगा? जब पैरेलल। तो इक्वल वाला सिंबल भी डाल देंगे, ये हमेशा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नहीं समझ में आया?
भाई इधर देखो सब लोग, भाई इधर देखो, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल लॉ, ये ना, ये भी कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ। बचपन में चीज पढ़ी होगी, कभी भी जो थर्ड साइड होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा ये दो साइड के एडिशन से छोटी होती है, ठीक है। मतलब क्या, इसकी लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ a प्लस बी, इट इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, वही है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। और लेंथ के लिए अपन क्या लिखते हैं हमेशा, मॉड, तो इसलिए मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, बस। तो ये दिखने में, और ध्यान रखना लेवल 2 मतलब ये अच्छे क्वेश्चन है, लेवल 1 मतलब अपना कौन सा लेवल, सीईटी जेई मेन का नॉर्मल लेवल, नीट लेवल, ये लेवल 1 होता है। लेवल 2 मतलब जेई मेन का अच्छा लेवल, एडवांस लेवल, ठीक है। अब एडवांस को और भी एडवांस आएगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए ये सबको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के लिए मैं कुछ पाई का कुछ बताया था क्या आपको, पहले पिछले बार कुछ बताया था पाई वगैरह, ठीक है। तो एक सिंपल चीज यहाँ पे सब लोग सुनो, चलो ये समझ में आया सबको। मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज, बट आपको पाई, ये तो वर्ड तो पता ही ना, पाई वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, पाई लेटर आपको पता है क्या है, पाई क्या होता है, हाउ 22/7 या 3.14 वगैरह सब कुछ बड़ा सा, तो ठीक है। अब ये पाई है, अब क्या होता है, एंगल जो अपन मेजर करते हैं ना, एंगल वो हम जनरली डिग्री में बोलते हैं, वो डिग्री और एक रेडियन में भी होता है, तो रेडियन होता है पाई, मतलब पाई सपोज होता है, ये बाद में अच्छे से मैथ्स वाले बताएंगे आपको, मैथ्स के टीचर्स। अभी मैं आपको जस्ट अभी अपने, क्योंकि अभी पाई आते जाएगा फिजिक्स में, तो आपको पता होना चाहिए, पाई होता है 180 डिग्री। अब जो भी डिग्री उसके फॉर्म में होगा यूनिटरी मेथड से कर सकते हो आप, 180 डिग्री, तो मुझे तो 90 डिग्री मतलब कितना, अरे हाफ हो गया, तो ये भी कितना हुआ, पाई बाय 2। 45 डिग्री मतलब कितना, चलो पहले 60 डिग्री मतलब कितना, अब 180 का कितना है, बाय 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, अरे आएगा ना, तो पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। हाँ 45 डिग्री मतलब कितना होगा, 180 बाय, इससे ही डायरेक्ट रिलेट करो, ये 180 बाय 2, ये 180 बाय 3, ये 180 बाय 4, तो 180 बाय 4 मतलब पाई बाय 4, सो पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। 30 डिग्री कितना होगा बताओ, 180 बाय 6, तो पाई बाय 6। अरे भाई समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। 360 मतलब कितना होगा, 360 2 पाई, बराबर। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मुझे बताओ 120 डिग्री क्या होगा, एक एग्जांपल जस्ट, 120 कितना होगा, 150 कितना होगा, एंड 135 कितना होगा, ये बताओ। अब 180 को आप ऐसा कर सकते हो, 180 इज व्हाट, 180 माइनस 60, तो मतलब क्या, पाई माइनस क्या, अरे आपको समझ में है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस क्या 60, यहाँ पे क्या 180 माइनस 30, यहाँ पे 180 माइनस 45, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 180 कितना होता है पाई, ये क्या होता है पाई बाय 3, ये पाई, ये कितना पाई बाय 6, और ये पाई, ये कितना पाई बाय 4, तो कितना आंसर है, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, 2 पाई बाय 3, अरे बराबर ना, ये कितना 5 पाई बाय 6, ये कितना 3 पाई बाय 4। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट पाई वाला से, कुछ ज्यादा इसमें समझ में आ रहा है। अब ये आप सिर्फ पाई 180 लिखो, बाकी सब कुछ उससे निकलता है। अब एकदम आपको दिमाग में रखना है ना, तो ये नंबर्स अभी दिमाग में रख लो ना, 180 है पाई, 90 मतलब कितना पाई बाय 2, 60 पाई बाय 3, पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, याद रहेगा ना। ये कुछ एंगल्स याद ही रख लो, क्योंकि वो क्विक अपने को दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। और कुछ ये वाले एंगल्स इतने दिमाग में आने चाहिए, ओके। गाइस यहां पे सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ क्या सब लोग का, कितने लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोग का हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 देखो फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है। क्या है लिखा है यहाँ पे? द रिजल्टेंट सी ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। मतलब क्या, ये वेक्टर ए है, रिजल्टेंट सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, बराबर। एंड क्या दिया हुआ है? अल्सो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड सी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी। इसका मतलब ये दोनों लेंथ क्या है? इक्वल। भाई अभी तो बी वेक्टर तो पहले तो ऐसा होगा ड्रॉ, ये बी वेक्टर, बट अपन ने क्या बोला था? अब कोई बोलेगा सर इन दोनों के अंदर का एंगल तो कितना दिख रहा है? 45, बट दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स द वेक्टर शुड बी कॉनकरेंट। मतलब क्या? हाँ, दोनों का वेक्टर का टेल क्या होना चाहिए? सेम। ये फर्स्ट लेक्चर में लिखवा के भी दिया था, राइट? सो इस बी को पहले अपन क्या करेंगे? शिफ्ट। फिर ये क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉनकरेंट। अब ये मुझे बताओ, ये ऐसा है तो इसका एंगल कितना था? 45 आता है ना? क्यों 45 वैसे? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से दोनों सेम साइड से, तो ये 45, ये भी कितना? 45। तो ये 45 होगा, तो ये कितना होगा टोटल एंगल? 180 माइनस 45 कितना? 135। अब 135 डिग्री मतलब कितना? अभी तो लिख के दिया था 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। ये आप टिक करोगे। आया क्या समझ? क्या नहीं है? आया समझ में? दैट इज रेडियन। डिग्री से, डिग्री जो है एक यूनिट होता है, एंगल जो देखा है, और रेडियन, इसको रेडियन बोलेंगे, वो एक दूसरा यूनिट होता है। सो 3 पाई बाय 4 रेडियन बोलेंगे उसको, एंगल। हाँ, सो 3 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 135 डिग्री। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 करो। जिन लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, वो लोग लेवल 1, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करते रहना है। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 एंड 9। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है क्योंकि लेवल 1 ऑब्जेक्टिव है ना। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव में वो आई कैप जेकब के कैप है ना, बहुत नकली चीज है वो। एक बार पढ़ाऊंगा, वो आई कैप जेकब वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे आप, उसमें दिमाग नहीं लगता। ठीक है, दिमाग किस में लगता है? जो अभी अपन कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगता है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किसका हुआ क्वेश्चन नंबर 5? आप में से कितने लोग उनका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है? ओके, सब लोग यहाँ पे देखो, जिनका हुआ है नहीं हुआ है सब लोग यहाँ पे देखो, बाद में ये करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है। अभी तक यहाँ पे अपने क्या देखा है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होता है? फॉर्मूला और शिफ्ट मेथड, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे क्या दिया है, पहले जो दिया है वो ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 2 वेक्टर्स ए एंड बी। सो 2 वेक्टर्स, यहाँ पे देखो ए एंड वेक्टर बी, कितने एंगल पे है वो लोग? देयर एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। सो 60 डिग्री विथ ईच अदर, थीटा ऐसे लिख दिया। जो अपने को पता है वो लिख देने का। देन क्या? देन देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ ए वेक्टर। So the resultant of A and B, resultant of A and B makes an angle 45 डिग्री विथ A। कैसे ड्रॉ करोगे? पहले रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? B को पहले शिफ्ट, सो विल शिफ्ट B, ये हो गया B ऐसे शिफ्ट। फिर अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल कितना? 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री है विथ A, ये दिया है। और क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 2। ये 2 यूनिट्स दिया है, तो ये निकालना है। मतलब क्या? ये ए की वैल्यू यहां पे निकालनी है, ए मतलब मॉड ऑफ ए। अब मुझे एकदम सिंपल बात बताओ, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके थे? 2। क्या करते थे हम लोग? एक क्या था? फॉर्मूला। कोई बोलेगा सर फॉर्मूला करना है, शिफ्ट करना है, पता नहीं है, तो आप दोनों चीजें लिखो,
दोनों चीजें लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, देखो उससे कुछ होता है क्या। शिफ्ट वाला करो उससे होता है। पहले अपन शिफ्ट वाला देखते, क्योंकि शिफ्ट पहले बताया था ना मैंने, तो शिफ्ट वाला देते। मुझे तो मैग्नेट ऑफ आर निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, बी को शिफ्ट करते थे, वो कर दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ऐसे इधर से ऐसे एक्सटेंड करते थे, याद करो ना। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना है 60। फिर क्या करते थे, अब ये 2 है 60 है तो ये चीज क्या हो जाएगी 2 क्या 2 sin 60। कितना होता है 2 sin 60 और 2 cos 60। तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पे 2 sin 60 मतलब क्या 2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल तो कितना √3। ये सब कुछ तुम लोग को रटना पड़ेगा क्योंकि ये आईजी में कैलकुलेटर में होता था, ठीक है। 2 cos 60 कितना होता है 2 इंटू हाफ कितना 1, तो ये होता है 1। तो भाई ये 1 था, ये √3 था। अब आप देखोगे 45 डिग्री अल्फा भी दिया हुआ है, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में इफ दिस इज 45 देन दिस इज आल्सो कितना 45। इसका मतलब क्या, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी सेम। या कोई बोलेगा सर tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 45 कितना 1। या फिर वो 1 लिखने की आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ सेम क्यों होती है भाई। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसमें भाई एक 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, तो ये लेंथ इक्वल टू क्या होती थी ये लेंथ, पता है ना। हाँ तो ये लेंथ है कितनी √3, ये लेंथ कितनी है √3, मतलब a+1 अभी कितनी है लेकिन है a+1 और ये कितना है √3, तो a+1 इक्वल टू √3 मतलब a की वैल्यू कितनी √3 - 1। ये आंसर है। किससे सॉल्व हो अपना, अपन जो फर्स्ट लेक्चर में शिफ्ट से। अब कोई बोलेगा सर शिफ्ट से नहीं करना है, फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या। तो फॉर्मूला से देखो, मतलब आप लोग कैसे पहले दिमाग लगाओगे सर, तो फॉर्मूला तो पहले मॉड आर का दिया था, 2 फॉर्मूले थे ना, कौन से थे tan अल्फा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ, कोई बोलेगा सर कुछ दिमाग बिना लगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² कितना है 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, a इंटू 2 इंटू क्या cos कितना 60। बट ये लिखने के बाद कुछ फायदा हुआ क्या उसका, बोलेगा सर इसके ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, एक इक्वेशन दो पॉसिबल नहीं है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, tan क्या अल्फा इज व्हाट 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, ये भी फॉर्मूला किया था अपन ने, tan 45 इक्वल टू क्या b sin थीटा, b कितना है 2 sin 60 अपॉन क्या a जो पता नहीं है प्लस क्या b कितना है 2 cos 60। अब मुझे बता भाई इससे तो हो ही गया ना, tan 45 कितना होता है 1, और ये पूरा का पूरा इसमें डालोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी a की, काम हो गया तुम्हारा। तो एक्चुअली यही क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूला से भी किया और किससे किया शिफ्ट वाले मेथड से भी किया। जो सबसे आपको ज्यादा पहले क्लिक होता है आप आंसर निकालो, आंसर से मतलब है अपने को, कोई देखने वाला है नहीं कि कैसे सॉल्व किया आपने, बराबर ना। कोई होगा उसने एक लाइन में सॉल्व करो या 10 लाइन में सॉल्व करो, कोई देखने वाला नहीं है, राइट। तो जो क्लिक होता है आपको क्लिक बनाना है, ये सबको समझ में है, ठीक है। ये होने के बाद, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपको एज होमवर्क करने हैं, मतलब जिनको हुए ठीक है, बट एज होमवर्क फटाफट जस्ट 1-2 मिनट में ट्राई मारना है, मतलब दिमाग में बैठेंगे। जनरली ये मुझे होमवर्क देना था, बट पिछले लेक्चर में आई थिंक मैंने दिया भी था होमवर्क, शायद बाद में मिला था ना। हाँ वो वर्कशीट एंड मॉड्यूल दोनों बाद में हुआ आपका, तो इसलिए आपको होमवर्क ही नहीं गया, और होमवर्क नहीं गया इसलिए आपने ना कुछ पढ़ के ही नहीं आया, बराबर ना। वैसे ही होता है, और जब पढ़ के नहीं आता ना तो आदमी ऐसा बैठता है। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, जिस वक्त मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा आएगा, और वही 5 दिन का ब्रेक कर लो सब ऐसे क्या चल रहा है क्लिक नहीं होगा आपको, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आज पढ़ा है, आज क्वेश्चन दिए तो फटाफट, जैसे कंपोनेंट्स पिछले बार किया उसके बाद हुआ फटाफट आ गया, वही 7 दिन अभी नहीं आएगा, भूल जाओगे भाई, मेमोरी, ठीक है। चलो लेवल 1 में जाओ भाई, लेवल 1 सब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1279। ओके, लेवल 1 में सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार पढ़ो जरा क्या है, क्या लिखा है। ये तो क्वेश्चन 1 एंड 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, सिर्फ पढ़ लेते एक बार क्या है। इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? क्या लगता है आपको? वेक्टर को इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज, ये पूछा है, मतलब क्या? मतलब थोड़ा ये एंगल घुमाए तो वेक्टर क्या हो गया? चेंज। पर कब चेंज नहीं होगा? कितने एंगल घुमाने के बाद? पूरा ऐसा 360 घुमाओ और ऐसा रखो तो वेक्टर क्या होगा? सेम आएगा, वही वेक्टर, वही डायरेक्शन। तो नॉट नेसेसरी चेंज ना। 360 के मल्टीपल्स में घुमाएंगे, 360, 720, ठीक है, 360 इंटू 3 मतलब 1080, कभी चेंज होगा? नहीं होगा। तो 360 के मल्टीपल में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जिसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा बोलेंगे, इफ द वेक्टर is rotated by an angle 2n pi when n is 0, 1, 2, 3, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। 2n pi का मतलब समझ रहे हो ना? 2 pi is 360 into n, मतलब 360 का मल्टीपल। अरे 360 का मल्टीपल मतलब 360, 720, 1080, आगे चेंज नहीं होगा। सब डरो मत, ये सब मैथ्स में आने वाला है, ठीक है। 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, 2n, ये सब मतलब कॉमन हो जाएगा बाद में आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो क्या है। पहले तुमने तो फर्स्ट वाला, इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट 0 रिजल्टेंट? पहले तो मुझे तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब वेक्टर को ऐड करके कैंसिल करना है। तो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? एंटी पैरेलल, मतलब वेक्टर ए ऐसे होगा तो वेक्टर बी कैसे होगा? ऐसे। नाउ सपोज इफ आई वांट टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स टू गेट 0 रिजल्टेंट, इसका मतलब कब होगा? व्हेन ए इज इक्वल टू बी, देन दे विल कैंसिल ईच अदर। अरे मतलब एक बॉटल को यहां से फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स वहां से लगाया, तो बॉटल मूव करेगी क्या? नहीं, बिकॉज फोर्सेस दे कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली यहां पे ए इज इक्वल टू, सो लिखा क्या है यहां पे? अनइक्वल मैग्नीट्यूड। व्हेन दे आर ऑफ अनइक्वल, दे आर नॉट इक्वल, तो कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या उसका आगे का सेंटेंस, is it possible to add 3 vectors of equal magnitudes and get? अरे भाई इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन लॉ में कोई बोलेगा सर ए, बी और सी। ओके, मुझे पहले तो एक बात बताओ, इसमें फर्क क्या है जो भी मैं दिख रहा हूं? ए, ये एक डायग्राम और ये एक डायग्राम, मुझे बताओ इसमें फर्क क्या है? ये ए, बी और सी, और यहाँ पे ए, बी और सी, इन 2 डायग्राम में फर्क क्या है वो बताओ। पहला वाला डायग्राम क्या है? ए प्लस बी, टेल हेड पहले का टेल दूसरे का हेड, मतलब क्या है? दिस इज सी वेक्टर इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। और ये तो ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ। ये कौन सा लॉ है? पॉलीगॉन। टेल हेड और इसमें कुछ बच नहीं रहा है, कुछ बच नहीं रहा मतलब कौन सा वेक्टर? 0 क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। सो बेसिकली यहां पे क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी गिव्स मी कौन सा वेक्टर? 0, एंड 0 मतलब क्या? नल वेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुझे बताओ, यस वी कैन ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट व्हाट?
जीरो वेक्टर्स। देखना ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के तीनों दिन वेक्टर को ऐड करके वेक्टर कितना है, जीरो। तो इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया गाइस। देखो जब रिवीजन नहीं, अभी इधर चलो रिवीजन हो गया अपना, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का रिवीजन हो गया, ठीक है, ऐसा पकड़ लो। कंपोनेंट्स का नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाला हूँ, कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर। हाँ हाँ, देयर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो इवन इफ यू ऐड ऑल द इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स तो जीरो मिलेगा ही, अनइक्वल में भी मिलेगा। इफ यू कैन ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट जीरो वेक्टर्स। दिख रहा है ना यहाँ पे, इक्वल में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, उसमें तो जीरो हो ही रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। आएगा, यही है वो। देखना, शिफ्ट इट हियर, ए इधर शिफ्ट कर, सी को इधर शिफ्ट कर, 120 120 120 इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। तो यस यू विल गेट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार जरा। ओके गाइस, सब लोग यहाँ पे एक बार बात देखो, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद द 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 10 यूनिट्स। मुझे बताओ, मतलब एक मिनट, अब पहले मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। फिर क्या लिया, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है। दिया क्या, इफ दे इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल कितना, 30 डिग्री, सो ए वेक्टर, भाई सब लोग यहां पे देखो, पहले मैं ये बना रहा हूं, 10 मैग्नीट्यूड का यहां पे 30 डिग्री एंगल पे है, उसके बाद सेकंड 60 डिग्री, तो अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, भाई ये 10 और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 माइनस 30 कितना, 30 डिग्री। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई शिफ्ट मेथड से कर सकता है, पर शिफ्ट मेथड करना क्यों है, फॉर्मूला दिया है ना आपको। फॉर्मूला क्या है, इसका लेंथ a, इसका लेंथ b, एंगल थीटा। फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, अरे a स्क्वायर प्लस क्या, हाँ, तो a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू a इंटू b, 10 इंटू 10 इंटू कितना, cos 30। बस इसका आंसर है डायरेक्ट। अरे एक फॉर्मूला डालना था, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए, अभी 2-3 लेक्चर से, उसको डाल आंसर निकालना था। अरे भाई समझ में आए, ओके। और सब लोग सुनो, अभी जो भी करना है वो होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह भी होमवर्क करना है। और मैं आपको अभी इसका आंसर जो पीछे दिया है वैसा मत करो, ये देखो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखो ना, ये कितना है 200 प्लस यहाँ पे कितना 200 इंटू √3/2, तो कितना 100 √3। अब कोई बोलेगा सर यहाँ से 100 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 अंडर रूट ऑफ क्या 2 प्लस √3, बस ये आंसर है। अरे 100 नहीं, वो सब मत लिखो ना, ऐसे ही लिखो, वो सब लिखोगे पीछे, तो पीछे जो आप स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो तो आपको आंसर सेम ही दिखेगा। वो छोड़ो ना, पीछे का आंसर मत देखो, ये समझ में है क्या, ये इधर से इधर, ये आपका आया क्या, ये इसको इससे करना होता, किससे,
शिफ्ट से, तो आप क्या करते फिर बी को क्या करते ऐसे शिफ्ट, और रिजल्टेंट कहां पे आता, एग्जैक्टली ऐसे बीच में, और फिर यहां पे अपन क्या करते हैं ऐसा और ऐसा एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं ना, ऐसे आंसर क्या आता सेम ही आता, ऐसा करके बस एंगल अपन ऐसा बना देते, अभी ऐसा बन रहा है वो, ठीक है। तो ये एंगल 30, फिर ये एंगल 30 करते, फिर ये क्या होते हैं 10 cos 30 10 sin 30 मतलब 5√3 n 5 करके आंसर आपका। अरे सबको समझ में आया कि नहीं, आंसर सेम ही आता वैसे, कुछ अलग है नहीं, ठीक है। नहीं मैं उल्टा लिखा, सॉरी, 10 sin 30 मतलब यहाँ पे 5 n यहाँ पे, और फिर इसका स्क्वायर वेयर करके आंसर, ठीक है। अब गाइस सब लोग सुनो, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए बराबर, एक्चुअली क्वेश्चंस आपको करके आने थे, ठीक है, और फिर यहां पे हम लोग को उसको डिस्कशन करना था, ठीक है। बट मैंने भी क्वेश्चन एक अराउंड 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, 5 + 4 9 टाइप्स 9 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। अभी आपको क्या करना है, अपना जो डीपीपी है घर पे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी देखो, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी अपना 1 वीक के बाद लेक्चर हो रहा है, और 1 वीक में आप सब चीज भूल रहे हो, आपका आप समझ रहे हो, ऐसे पूरा का पूरा जब जेई और नीट का सिलेबस पढ़ोगे, पूरा 30 चैप्टर्स फिजिक्स, 30 चैप्टर 100 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 100 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और वो आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब जाने वाला है। और यहाँ पे एक चैप्टर जो चलेगा अपना एक 1.5 महीना चलेगा, एक चैप्टर 1.5 महीना बराबर ना, क्योंकि 2 चैप्टर पहले ही चलेंगे, तो 2 चैप्टर्स ऐसे 1.5 महीना चलेंगे। शरद सर 1.5 महीना चलाते रहेंगे, मैं 1.5 महीना चलाते रहूंगा, चलते रहेगा, और ऐसे करते करते जब पोर्शन खत्म होगा, ठीक है, तो आप सोचो 10 दिन में आपका स्पीड खत्म हो जाता है, ये चीजें भूल जाते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले 5-6 महीने के बाद पढ़ने वाले, आपने सही तरीके से रिवीजन नहीं रखा तो खत्म। रिवीजन का एक तरीका होता है, जिस वक्त मैं पढ़ाता हूं उसके 24 आवर्स के अंदर, या मैक्स टू मैक्स 36 आवर्स, मतलब 48 आवर्स तो एकदम डेडलाइन है, उसके अंदर वो वाला चीज घर पे जाके रिवाइज करके उसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर देने का। तो भूलने वाला जो मेंटली जब भूलते हो ना, कम भूलोगे। बस वही चीज 3-4 दिन के बाद आपने पकड़ी तो 50-60% गायब हो जाएगा, आपका स्पीड गायब हो जाएगा। 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद तो भाई ऐसा ये मतलब होने वाला आपके साथ, ठीक है। और स्केलर वेक्टर में हमेशा मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तो दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पर बाद में जाके वापस थोड़ी रिवीजन होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मंथ है, इसीलिए अपन आराम से चल रहे हैं। 4-5 महीने के बाद वही वापस रिवीजन नहीं होने वाला है, फिर तो फुल फ्लेज में पोर्शन आगे बढ़ेगा। मतलब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल 6 मंथ्स में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनिशियल 6 मंथ्स में आपके सपोज 6 चैप्टर्स हुए, तो आगे के 6 मंथ्स में आपके 12 चैप्टर्स होंगे, मतलब स्पीड क्या हो गया, डबल। और फिर लास्ट के 6 मंथ्स में हाँ अराउंड 18 to 20 चैप्टर्स। इस तरीके से स्पीड बढ़ता है। तो इनिशियल 6 मंथ्स आपका दिमाग डेवलप होते रहता है, एक बार वो डेवलप हो गया फिर स्पीड, और फिर मतलब आप ऐसा पकड़ लो मार्च तक आपका 11 का सिलेबस खत्म होता है, और अप्रैल से लेके अगस्त तक या सितंबर मैक्स आपका 12 का पोर्शन खत्म होता है। आप समझ रहे हो? तो 12 का पोर्शन स्पीड में जाता है, क्योंकि तब आपका दिमाग बन चुका होता है, ऐसा हम समझते हैं। बट आपने वो नहीं बनाया तो भाई हालत खराब। इसीलिए मैंने आपको आई थिंक वो बताया था कि नहीं बताया था पता नहीं, मैं अभी बता के रखता हूं। लेट्स से एग्जांपल, मतलब एग्जांपल 10 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स देते होंगे, 10 लाख स्टूडेंट्स देते होंगे, लेट्स से जेई या नीट में 30 लाख देते हैं, 10 लाख। बट अभी 10 लाख में विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, मतलब आज में है, नेक्स्ट मई तक ये 10 लाख में से एक्चुअल में कंपटीशन में बचने वाले सिर्फ 2 लाख है। मतलब क्या, 8 लाख खत्म, छोड़ देते हैं मेंटली,
तो आपका कंपटीशन इन सिर्फ 2 लाख के अंदर होता है, और यही 2 लाख फिर आपको वो फाइनली 92 परसेंटाइल वगैरह जो दिखता है ना वो आता है। बट ये 2 लाख के अंदर आना है तो भाई प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहो और दिमाग में डालते रहो कि मुझे वो 8 लाख में नहीं आना, इसमें आना है। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे 2 लाख में आ जाए और सब कुछ छोड़ दिया ना तो सब 8 लाख में चले जाएंगे। होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हालत तो खराब करने वाले आपकी हम लोग। बट हम किस में आने, मैक्सिमम ये चीज कोटा में होती है कि कोटा में लाखों में पड़ता है। लाखों में मतलब जैसे अपना इधर का वो विले पार्ले एरिया में 2-4 गलियां दिखती है आपको, कोटा में तो ये पूरा का पूरा विले पार्ले जो सब पेरीफेरी अपन देखेंगे ना, इसमें बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सिर्फ बिल्डिंग। मतलब ऐसा ये बिल्डिंग, ऐसे एक बिल्डिंग एजुकेशन हब टाइप, वैसे ऐसे 5-5 6-6 फ्लोर की, ऐसे कम से कम ऐसे 100 बिल्डिंग रहेगी। और वो एक 5-5 6-6 फ्लोर की बिल्डिंग में से 3-3 4-4 5-5 हज़ार बच्चे निकलते हैं। तो वो एक एरिया जो है, इस एक एरिया में से ऐसे मतलब देखोगे सारे वाइब्रेंट, मतलब एलन वाइब्रेंट, फिर उसके बाद वहाँ पे मोशन, ऐसे अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। और वो क्लासेस एक एक क्लास में, एलन में तो बहुत ज़्यादा है, पता है ना एलन कोटा में कितने लोग हैं, नहीं पता आपको। इसीलिए तो एलन का यहाँ का जो भी सेंटर्स होता है उनको वो भाव भी नहीं देते, कुछ मतलब फर्क भी नहीं पड़ता उनको, ठीक है। एलन का कोटा सेंटर में 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 1.5 लाख भाई, 1.5 लाख मतलब समझ रहे हो ना, पूरा महाराष्ट्र की जितने लोग जेई देते होंगे वो सब। क्योंकि पूरा का पूरा उधर क्या होता है, पूरा राजस्थान, यूपी, बिहार, सब कहाँ पे जाता है, कोटा फैक्ट्री में, ठीक है। फिर उधर वाइब्रेंट में 30-40,000 स्टूडेंट्स, फिर एक दूसरा क्लास आएगा उसमें 50,000 स्टूडेंट्स, रेजोनेंस, ऐसा मतलब यहाँ पे 500 1,000 लोग, वहाँ पे ऐसे 50,000 लोग, 50,000 30,000, समझ रहे हो। जैसे अपने महाराष्ट्र में सेम कल्चर है एक जगह पे, नांदेड़, लातूर, सुना है नांदेड़ जगह तो सुना है, सुन लिया अभी, थोड़ा सा तो ज्योग्राफी। नांदेड़ करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक नीट का कोचिंग क्लास है, उसका नाम है IIB, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये सब 30-35 साल हो गए इन सब क्लासेस को, IIB। उधर 15-20 हज़ार बच्चे एक उसमें, और उधर तो नीट वाले जो स्टूडेंट्स है उसमें सपोज 15,000 स्टूडेंट्स होंगे ना, तो उसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स कम से कम 3 से 4 साल ड्रॉप लिए होते हैं। मतलब क्या, 12th के बाद 3 साल और ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप, क्योंकि उनको डॉक्टर ही बनना होता है। तो 12th में हुआ नहीं, फिर वापस 1 साल ड्रॉप लिया मतलब प्रिपरेशन किया, फिर फर्स्ट ड्रॉप में भी नहीं हुआ, फिर सेकंड ड्रॉप, फिर थर्ड ड्रॉप, ऐसे 3-3 4-4 साल ड्रॉप। अब तो आप सोचो नीट में ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, 25 लाख 30 लाख, आपके टाइम में 30 लाख तक जाएंगे, क्यों बढ़ रहे हैं भाई? 30 लाख में से तो 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे जो ड्रॉपर्स होंगे। ड्रॉपर्स मतलब आपने 2 साल पढ़ा, उन्होंने 5 साल पढ़ा है वही चीज। तो बायोलॉजी तो एकदम रटा रहेगा उनको तो 360 में से बायोलॉजी में 360 आता ही है। उनकी हालत कहाँ पे खराब होती है पता है? फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में लगता है दिमाग और अटके नहीं होता, बराबर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नीट वाले लोगों को तो भाई सबसे पहली चीज 4 से 5 महीना दिमाग बनाओ, अब बाकी लोगों को पीछे कर दोगे। लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी लेके बैठते हैं क्योंकि अच्छा वही लगता है। नीट वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। पर वो मत करो, उल्टा करो, जो नहीं अच्छा लगता वो लेके बैठो, 5-6 महीने में उसके ऊपर दिमाग लगाओ, वो एक बार अच्छा हो गया। और सिमिलरली मैंने आपको जी वालों के लिए क्या बोला था, जी वालों के लिए गंदा क्या लगता है? नहीं, मैथ्स तो गंदा, मतलब वो तो गंदा नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री मतलब बोरिंग लगेगा केमिस्ट्री। जिनको केमिस्ट्री अच्छा लगता है ना, वो जेई में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जिसको केमिस्ट्री अच्छा लगता है भाई, जिसको केमिस्ट्री अच्छा लगता है ना, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। केमिस्ट्री अभी नहीं है, अभी 10 दिन पढ़े हुए बोल के तो बोलेगे सर मजा आ रहा है, वो नहीं। और वो बचपन वाला 10th का केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, 10th के केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते होंगे तो भाई केमिस्ट्री हमारा अच्छा है, नहीं। एक 5-6 महीने के बाद। और बचा क्या? फिजिक्स तो बोल दिया, केमिस्ट्री बोल दिया, बचा है मैथ।
मैथ्स अभी मैथ्स आपको कौन पढ़ा रहा है अभी? भानुशरण किशन सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जितने भी लोगों को यहाँ पे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग आजकल वो चल रहा है, तो उसका कीड़ा है ना कि मेरे को एआई एमएल में कुछ अच्छा करना है या कुछ अच्छा चीज इंजीनियरिंग में करना है। जितने भी लोगों को एआई एमएल में बहुत अच्छा करना है, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो आप एआई एमएल अच्छा नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज, ठीक है। इसीलिए जेई लेवल का जो मैथ्स है, मतलब आगे सपोज मतलब जिंदगी में जिसको पैसा कमाना है ना, कमाना तो है ना कोई भी तरीके से, आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। और जेई में मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का क्यों दिया, एटलीस्ट उस लेवल पे आने के लिए आप इधर तो आओगे मैथ्स में। हर जगह में मैथ्स है। जितने भी हेज फंडर्स है, हेज फंडिंग करके जो है, पूरा का पूरा क्या है, मैथ्स। जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, मैथ्स। और सब इंजीनियर से दिखेंगे आपको, हर कोई इंजीनियर दिखेगा, कोई भी कॉमर्स वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि कॉमर्स वालों का वैसे भी मैथ्स बेचारों का 11-12 में ही गुजर जाता है, ठीक है। 10 तक है कुछ पढ़ा होता है, 11-12 और बीकॉम में मैथ्स की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोई कोई मुझे बोलता है कि इसका मैथ्स अच्छा, और बोलता है मुझे कॉमर्स करना, भाई बेचारा डूब जाता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको ऐसा सीए वगैरह भी बनना है, तो मैं भी बोलता हूँ इंजीनियर बनो, और उसके बाद सीए तो आराम से हंस खेलते बनोगे आप, सीए सीएफए एग्जाम आराम से कर दोगे। तो कॉमर्स, बायोलॉजी जिनका अच्छा नहीं है, जिनका कॉमर्स, जिनको इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स टूवर्ड्स जाना है, लॉजिक टूवर्ड्स जाना है, मैथ्स अच्छा करो। शायद मैथ्स बहुत अच्छा करने के बाद जेई में मैथ्स में स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम स्कोर आता है, ठीक है। जेई मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट एटलीस्ट मैथ्स जो है वो आपका स्ट्रांग बनेगा, और आगे जाके 6-7 साल के बाद आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। इवन आपको सपोज लेट्स से आईआईटी नहीं मिला, आपने नॉर्मल एनआईटी भी नहीं मिला, आईआईटी भी नहीं मिला, नॉर्मल लोकल कॉलेज में भी गए ना इंजीनियरिंग में, विजेटीआई, सरदार पटेल, उधर भी जाके अपने मैथ्स जेई का पढ़ा है ना 11-12 में, वहां पे हेल्प करता है बहुत, समझ रहे ना। मतलब जितने भी लोग अभी इवन कुछ इंटर्न हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, तो मैं 2 तरीके के इंटर्न दोनों को देख रहा हूँ। अब अभी अपने सरदार पटेल कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर मुझे एक एआई का इंटर्न मिला है, और एक आईआईटी बॉम्बे के 3-4 एआई के इंटर्न्स है जो भी एट प्रेजेंट हम लोग के साथ है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सरदार पटेल वाला इंटर्न भी उसका बहुत अच्छा दिमाग चलता है, काफी अच्छा कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने ना 11-12 में जेई पढ़ा था। होता नहीं 11-12 में 2 तरीके से लोग पढ़ते हैं, कोई बोलता सरदार पटेल जा रहे हैं तो 2 तरीके से कर सकते, कैसे जाएंगे 2 तरीके से। सरदार पटेल जाना है तो एक तो करेगा सीईटी, और एमएससीईटी के क्लासेस तो बहुत सारे हैं। एमएससीईटी जाएगा, लोअर लेवल का मैथ्स पढ़ेगा, और सरदार पटेल या विजेटीआई में जाएगा, एक वे। दूसरा क्या करेगा, जेई पढ़ेगा, ट्राई मारेगा, आईआईटी नहीं हुआ तो कहां पे जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी जेई पढ़ के सरदार पटेल गया है ना, विजेटीआई गया है, वो आगे जाके कॉलेज में बहुत अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि उसने भाई लॉजिकल सोचा है ना, लॉजिक क्या है, उसने हाई लेवल का सोचने की कोशिश की है। वही सीईटी वाला क्या रट रट के 10 में भी वही रटा था, 11-12 में वही रट रहा है, दिमाग तो कोई लगा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप जो सही कर रहे हो अभी, जो आपने टारगेट रखा है कि भाई मेरा अभी ये जेई का टारगेट है, या नीट का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, बट जो नीट का टारगेट, जेई का टारगेट वो रखो। 2 साल के बाद क्या होगा वो अलग बात है, बट मैथ्स अच्छा करो, नीट वाले लोग भी मैथ्स अच्छा करो, जिससे फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कल ही बोर्ड का रिजल्ट है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में स्टोरी बता देंगे कभी, एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मुझे बताना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा बाद में स्टार्ट किया अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, नाउ व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पहले लिखो मत, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के पहले कुछ मैं रूल्स आपको बताता हूं, फिर मैं इसके ऊपर वापस आता हूं। सो देयर आर फ्यू रूल्स। सबसे पहला रूल है, ये मेरा ए वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है, और किसी ने बोला सर मुझे बी वेक्टर चाहिए विच इज 2 टाइम्स ए वेक्टर, सी वेक्टर इज लेट्स से 3 टाइम्स ए वेक्टर, और डी वेक्टर इज लेट्स से ए वेक्टर बाई 2।
इसका मतलब अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर नंबर के साथ ना। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग स्केलर, देखो स्केलर इंटू क्या, वेक्टर, यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। इवन इधर वेक्टर डिवाइड बाय क्या किया अपन ने, सो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर से भी मुझे क्या मिला, वेक्टर मिल गया। मतलब ये क्यों ऐसे होता है, 2a वेक्टर का मतलब क्या होता है पता है, a प्लस ए, इन शॉर्ट वी आर एडिंग टू वेक्टर्स ना। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए। तो अब मुझे एक बात बताओ, बी वेक्टर को मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा बी वेक्टर को, ये a प्लस ए, कितना हुआ आंसर, 2a, मतलब कितना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ भाई, सी वेक्टर a प्लस ए ना, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, कितना हुआ 6, बड़ो साहब करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना, इफ आई मल्टीप्लाई वेक्टर विथ अ नंबर तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ वो छोटा होता है बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाई 2, मतलब कितना 1, तो डी वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी 1। और जो वेक्टर की लेंथ 1 होती है उसी को हम लोग बाद में हम नाम देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ना है अपने को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। If the magnitude of vector is 1, then the vector is called यूनिट वेक्टर। और उसको अपन डी वेक्टर, डी ऐसा नहीं बोलते, इसको हम लोग ऐसा एक स्पेशल सिंबल देंगे कैप, इसलिए आपने देखा होगा आई कैप, जे ऐसा, जे कैप और के कैप। सो बेसिकली these are यूनिट वेक्टर्स। सबको समझ में आया। अब कोई बोलेगा सर लेकिन वेक्टर को कैन आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग नंबर। if I multiply vector, sorry, if I multiply number with the vector, I will get, हाँ, but can I change the direction of vector by multiplying number? क्या मैं ऐसा 30 डिग्री में कर सकता हूँ? नहीं, नंबर से मल्टीप्लाई 30 डिग्री नहीं कर सकता। आप उस वेक्टर को क्या कर सकते हो, उल्टा रिवर्स कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग निगेटिव, माइनस। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ए वेक्टर दिया है, जैसे इसकी लेंथ 3 है, मैंने बोला बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो कैसे दिखेगा बी वेक्टर, सो इट इज -1 इंटू ए, मतलब बी वेक्टर कैसे दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, कितना 3। अब किसने बोला सर सी वेक्टर माइनस ऑफ 2a वेक्टर, तो सी वेक्टर कैसे दिखेगा, और लेंथ कितनी दिखेगी, ध्यान रखना लेंथ कभी -6 मत लिखना, बिकॉज लेंथ इज नेवर निगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। सिर्फ क्या चेंज होगा इसमें, डायरेक्शन, ए ऐसे था तो माइनस ए ऐसे होगा। सबको समझ में आया। अब लिखना नहीं, मतलब ये बाद में लिख लो। अब इसको लेके हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। नाउ व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एकदम सिंपल चीज है। यहां पे सब लोग देखो, ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, the length of this is a, the length of this is b and the angle between two vectors is theta। ये सब गिवन है। क्या पढ़ा था हम लोग ने, रिजल्टेंट वेक्टर क्या पढ़ा था, क्या था रिजल्टेंट वेक्टर, सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी आई थी, मॉड ऑफ आर कितना आया था, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आया था, ये तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और tan अल्फा कितना था, b sin थीटा अपॉन क्या, a प्लस बी cos थीटा। किसने बोला सर इसका मुझे डेरिवेशन बताओ, तो कैसे डेरिवेशन था इसका, b को क्या करते थे हम शिफ्ट, फिर किसको ड्रॉ करते थे रिजल्टेंट, फिर ऐसा ऐसा करके हो जाता था। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मैं एक वेक्टर लिखूंगा r1 वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस क्या, बी वेक्टर। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब मैं 4 - 3 करता हूं तो कितना आता है, कैसे करता हूं, 4 + -3। सो बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ओनली, बट एडिशन विथ व्हाट, a प्लस क्या -b। अब मुझे बताओ b ऐसा है तो -b कैसे होगा, भाई b ऐसा है तो -b ऐसा होगा ना, हाँ -b। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वैसे,
मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा. सो इफ आई वांट टू ऐड ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, कैसे ऐड करूंगा मैं? मतलब मैं ऐसा इधर ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा? ये मेरा कौन सा वेक्टर होगा? ए, और माइनस बी वेक्टर में इधर ड्रॉ करूं, इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट वो खिचड़ी हो जाएगी. मैं माइनस बी इधर लेके आता हूँ. सो माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा. सबको समझ में आया कि नहीं? अब इसकी लेंथ कितनी थी? ए. इसकी लेंथ कितनी है? बी. अब इसके अंदर का एंगल कितना है? अब ये थीटा होगा. अरे भाई माइनस बी, तो ये एंगल कितना है? 180. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुमको पता है, तुमने ऑलरेडी अभी ये भूल जाओ कि माइनस बी वेक्टर, ये कोई वेक्टर है. एक लेंथ ए, एक लेंथ बी है, एंगल 180 माइनस थीटा है. तो मेरे फॉर्मूला में डालूंगा मैं, तो मेरे फॉर्मूला में क्या दिखेगा? ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल के क्या दिखेगा? R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिखेगा? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस क्या, 2ab कॉस ऑफ कितना? हाँ ये थीटा नहीं, अभी कितना है? 180. अरे मतलब ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है ना, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. भाई समझ में आया? अब एक रूल जो अपने मैथ्स आइदर भानु सर, किशन सर पढ़ाएंगे आपको. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इसको हम बोलते हैं माइनस कॉस थीटा. आपने पढ़ा भी होगा ये चीज, मैंने आपको बोला भी था. कॉस 120 कितना होता है? माइनस 1/2, तो माइनस कॉस 60. याद कर, ये बाद में करेंगे. कौन पढ़ेंगे? अपना मैथ्स. ठीक है, मैथ्स में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ पे मैं माइनस कॉस थीटा डालूंगा ऐसे, इसको मैं माइनस कॉस थीटा पुट करूंगा, तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो भाई ये फॉर्मूला है. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? प्लस 2ab cos थीटा. सब्ट्रैक्शन ऑफ फॉर्मूला का माइनस 2ab cos थीटा. tan अल्फा क्या होगा फिर? tan अल्फा इसमें भी कहां पे चेंज होगा बताओ? b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, वो साइन थीटा ही होता है. और cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा. तो बेसिकली फॉर्मूला जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, b साइन थीटा अपॉन क्या? a माइनस b cos थीटा. बस ये दोनों फॉर्मूले आ गए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के. मतलब जहां पे प्लस साइन है ना, इधर माइनस करने का, इधर माइनस करने का, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला. किसने बोला सर ये तो आपने डायरेक्ट जुगाड़ लगाया? इसको एक्चुअल करते तो कैसे होता? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या करते अपन? शिफ्ट. तो शिफ्ट करते हैं, तो मैं ऐसा शिफ्ट करता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये ऐसे होता माइनस बी वेक्टर. लेंथ कितनी इसकी? बी. फिर उसके बाद क्या? रिजल्टेंट. रिजल्ट मतलब ए वेक्टर माइनस टेल हेड. तो ये चीज क्या हो जाती है फिर? R1 वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर. फिर इसके बाद क्या करते हैं अपन? ये ऑलरेडी किया हुआ है इसका क्वेश्चन. इधर से क्या करते हैं अपन? परपेंडिकुलर ड्रॉ. फिर ये बोलते बी, ये 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. तो ये बी होगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? बी कॉस थीटा. ये लेंथ कितनी? बी साइन थीटा. फिर आप देखोगे सर ये टोटल लेंथ ए है, इसमें से बी कॉस थीटा गई, तो इतना कितने बची? ए माइनस, हाँ तो ये जो लेंथ बची ये ए माइनस बी कॉस थीटा बची, और ये लेंथ कितनी बची? बी. फिर ए माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, आंसर क्या आता? यही आता. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देखो, अभी मैं जो बोल रहा हूं वापस एक बार सुनो, इसमें कंफ्यूजिंग होता है आदमी. ए प्लस बी में, ए माइनस बी में कंफ्यूजन होता है हमेशा. कंफ्यूजन क्या है? ये ए है, बी है, हाउ टू फाइंड ए प्लस बी? शिफ्ट करते हैं डायरेक्टली बी को और रिजल्टेंट को ड्रॉ करते, फिर परपेंडिकुलर करके. हाउ टू फाइंड ए माइनस बी? ए वेक्टर बी को क्या करने का? उल्टा. तो एक्चुअली ऐड ए और बी को नहीं करेंगे, ए और माइनस बी को. तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो इसको फिर शिफ्ट करके वापस परपेंडिकुलर. तो उससे आंसर क्या आया? हर बार थोड़ी ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे. आंसर क्या है सीधा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब शिफ्ट से भी ये आएगा जो अपना मेथड है, जो डेरिवेशन है. तो कोई बोलेगा सर मैंने फॉर्मूला तो मुझे पता ही ऑलरेडी. अब मुझे पता है भाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंगल 180 माइनस थीटा है,
तो इस थीटा की जगह क्या डालूंगा मैं 180 माइनस थीटा एंड cos 180 माइनस थीटा कितना होता है मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली करके आंसर आ गया। तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का हमने किससे किया अपना फॉर्मूला ऑलरेडी जो बना था उससे डेरिवेशन किया शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट डेरिवेशन है और ये लॉन्ग वाला है समझ में आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हेडिंग डालो और लिखो है और उसके पहले थोड़ा सा ये वाला लिख दो उसकी कुछ रूल्स 2 रूल्स थे ये स्केलर इनटू वेक्टर इज वेक्टर वेक्टर बाय स्केलर इज वेक्टर बाकी कुछ रूल्स वगैरह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ठीक है। ओके गाइस ये हो गया मतलब अभी सब लोग सुनो लास्ट का है ठीक है। अब एक चीज समझो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया सब्ट्रैक्शन ठीक है। सब्ट्रैक्शन का एकदम सिंपल चीज क्या मतलब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ए वेक्टर पहले एक एग्जांपल फटाफट कर लो आप लोग ए वेक्टर बी वेक्टर इसकी लेंथ 3 है ये 4 है और एंगल 60 डिग्री है ठीक है। तो आप इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। यूजिंग फॉर्मूला तो हमें पता है ना दोनों का ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का बताओ कितना होगा बताओ। यहां पे क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ क्या ए स्क्वायर कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60 कितना होता है हाफ। इसका क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहां पे सिर्फ फर्क कहां पे आएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हाफ बस ये फर्क रहेगा बराबर। अब इसी में मतलब ये जो फर्स्ट एग्जांपल अपने किया सेकंड एग्जांपल मैंने ऐसा दिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है इसका लेंथ 3 है इसका लेंथ 4 है और इसके अंदर का एंगल 120 है। अब मुझे बताओ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कितना होगा ये ए प्लस बी कितना होगा और ए माइनस बी कितना होगा। मैंने आपको एक चीज बोली थी cos 120 कितना होता है वैसे cos 120 की वैल्यू आपको लिख के दी थी कितना होता है -1/2 होता है। एक्चुअली रिवर्स हो जाएगा बराबर ना। ठीक है अभी मैं सिर्फ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फैक्ट बता रहा हूं एक छोटा सा फैक्ट है ठीक है एक छोटा सा फैक्ट है वो सुनो सिर्फ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फैक्ट जो है ठीक है। यहां पे देखो ठीक है सब लोग यहां पे देखो ये मेरा ए वेक्टर है ये मेरा बी वेक्टर है। इसमें आप रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करते थे बी को क्या करते हैं शिफ्ट तो आप लोग क्या करते थे बी को ऐसे शिफ्ट कर देते फिर किसको शिफ्ट करते थे ए को शिफ्ट कर देते ऐसे ये हो गया मेरा ए ये हो गया मेरा बी। तो रिजल्टेंट क्या होता था रिजल्टेंट ये ना और इसको हम लोग क्या बोलते थे ए प्लस बी। तो ये एक डायगोनल था जो रिजल्टेंट था तो पैराग्राम का एक डायगोनल तो ये रिजल्टेंट ए प्लस बी दूसरा कौन सा डायगोनल है ए माइनस बी। एक डायगोनल ए प्लस बी होता है दूसरा कौन सा होता है ए माइनस बी क्यों। अब यहां पे समझो ठीक है। अब एकदम सिंपल मैं सिर्फ यहां पे ड्रॉ करता हूं ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर है बी वेक्टर है सब लोग यहां पे देखो लिखो मत कुछ ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है ठीक है। टेल हेड अब मैं यहां पे ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है ऐसा। तो यहां पे कौन किसका रिजल्टेंट है रिजल्टेंट कौन है ये है ये है ये है कोई रिजल्टेंट यहां पे हाँ कौन क्यू टेल हेड इज इक्वल टू क्या बी। तो मतलब सब लोग सुनो यहां पे मैंने इस वेक्टर को R1 वेक्टर लिखा है
तो अभी अपने हिसाब से ए वेक्टर प्लस क्या r1 वेक्टर इक्वल टू क्या बी वेक्टर। तो r1 वेक्टर कितना हुआ, ए को इधर लेके जाएंगे तो b माइनस ए। समझ में आया? डायरेक्ट यहां पे भी ड्रॉ कर सकते ना, और ऐसे ड्रॉ कर रहे तो मैं, तो रिजल्टेंट कौन होता ए, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या ए। तो वो क्या होता फिर a माइनस बी। अब ये b माइनस ए तो ये क्या होता निगेटिव ऑफ दैट ना, पता ना निगेटिव में उल्टा हो जाता है। समझ में आना? या कभी भी आपको दिमाग में याद रखना है तो क्या करने का होता है, ए वेक्टर, अब r1 वेक्टर यहाँ पे क्या हुआ b माइनस ए। तो आपको पता है ना a प्लस बी माइनस ए कैंसिल तो b बनेगा ना। तो बेसिकली ये जो r1 वेक्टर से ड्रॉ किया है वो क्या हुआ b माइनस है। समझ में? तो मतलब मेरा दूसरा डायगोनल जो बना कौन सा वाला, ये वाला डायगोनल तो a प्लस बी था, तो दूसरा वाला डायगोनल है ये या ये, आइदर a माइनस बी या b माइनस है। ये कौन सा, ये क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा डायगोनल ड्रॉ किया तो बताओ ये क्या होगा फिर, a माइनस बी या b माइनस है, ये b माइनस है तो ये क्या हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली पैराग्राम के दो डायगोनल, एक a माइनस बी होता है, दूसरा क्या होता है a प्लस बी, यही तो दिखा ना इधर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब समझ में आना, ये सब्ट्रैक्शन सिर्फ ये एक डायग्राम ड्रॉ करके रखो। और आपको भी एज ए होमवर्क क्या बोला था मैंने, DPP 1, 2 and 3, 5 DPP है आपको आपके मॉड्यूल्स के। नीट वालों को ये नहीं है स्केलर वेक्टर, तो आपको क्या करना, नीट वालों को जेई वालों का जो मॉड्यूल है उसमें फोटो निकालना है, उसका पिक निकालो, ठीक है। और 1, 2, 3 DPP 1, 2 and 3 ऐसा होमवर्क करना है। होमवर्क का यहाँ पे रूल ऐसा होता है, आपको होमवर्क सबमिट करना होता है, नहीं उसी बुक में करो, सिर्फ ऑप्शंस मत लिखो, नहीं तो लोग ऑप्शन कैसे लिखते हैं, ए कॉपी नहीं, पर वो बहुत कम है। स्केलर वेक्टर जो है ना वो काइनेमेटिक्स में एकदम बहुत ही ओके, एक मिनट ना, मोशन इन द प्लेन में है, एक मिनट मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि वो सेम है क्या, नहीं इसमें ना सब मिक्सचर है। आप जेई वालों का करो डेप्थ में थोड़ा, हाँ सॉल्विंग के साथ कुछ टर्म्स आएंगे उसमें, जैसे एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, ये आपको पता नहीं होगा, कोप्लेनर वेक्टर, तो गूगल करो। थ्योरी वाला सा कोई टर्म्स आया तो गूगल करके चेको कि कोप्लेनर मतलब क्या होता है, कोएक्सियल क्या होता है, ठीक है। तो DPP 1 थोड़ा सा थियोरेटिकल है, DPP 2 एंड DPP 3 न्यूमेरिकल सॉल्विंग है। ये पूरा का पूरा करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक के एंड में आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। क्या है वनडे, हाँ बोला नहीं अभी पढ़ के रखो, हो सकती है। और अपने यहाँ पे कैसा होता है ना, सरप्राइज टेस्ट भी होती है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भी, और दिन में ऐसा नहीं कि फिजिक्स के लेक्चर के टाइम भी, कभी भी आपकी टेस्ट हो सकती है, ठीक है।